नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज जो आपका साइंस का परीक्षा होने वाला है दोस्तों, उसके लिए आपके लिए सिर्फ हम 100 प्रश्न काफ़ी चुनिंदा प्रश्न सेलेक्ट करके लाए हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और यह 100 प्रश्न में से बहुत सारा प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में, साइंस के परीक्षा में टकराएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस 100 प्रश्न को आप फटाफट देख लीजिए और सारे प्रश्नों को एकदम अच्छी तरीके से, बारीकी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न हूबहू आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज के शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। देखते हैं मेरा पहला प्रश्न से, ठीक है। पहला प्रश्न से वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि 1 HP बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बार यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और इस बार भी 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 HP जो बराबर होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, डी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेरा दूसरा नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक या आयरन। तो दोस्तों आयरन जो होता है यानी Fe को जो है दोस्तों लोहा हम बोलते हैं या आयरन बोलते हैं, यह जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, क्षार धातु होते हैं। क्या होते हैं, क्षार धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा चौथा नंबर पूछा, न्यूक्लियस शब्द किसके बराबर यानी किनके द्वारा दी गई है। दोस्तों न्यूक्लियस शब्द जो है किनके द्वारा दी गई है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, न्यूक्लियस शब्द जो है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा पाँचवा नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ आपके बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, तो 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा छठा नंबर पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको कह रहा है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का अलग होना। तो अलग होना जो है दोस्तों उपचयन, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों ऑक्सीजन का अगर आपको जुड़ाव होता है यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास न होकर उसमें जुड़ता है दोस्तों, तो उसे उपचयन कहते हैं। और जब ह्रास होगा यानी अलग होगा तो उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोनों अच्छी तरह से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास लिखा जा रहा है इसलिए अपचयन हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का जिसका परीक्षा नहीं हुआ उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से भी आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको आशा दिलाता हूँ दोस्तों कि वो सभी वीडियो में वही सब प्रश्न करवाया गया है जो कि 100% आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप लोग वो सभी वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न है सातवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि मलेरिया परजीवी कौन है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है दोस्तों वह जो है मलेरिया परजीवी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपको परीक्षा में कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न मेरा आठवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यानी किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम संख्या जो होती है दोस्तों कितनी होती है, तो वह 2n² होती है, ठीक है। आपको याद रखना है 2n² होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 वाट बराबर होता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि 1 वाट जो बराबर होता है 1 वाट किसके बराबर होता है, तो यह जो बराबर होता है दोस्तों
1 वाट वह होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। आप एक फार्मूला जानते होंगे दोस्तों कि P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। तो यहाँ से P मेरा P का यूनिट वाट हो गया यानी पावर का यूनिट वाट, और W मेरा वर्क हो जाता है जिसका यूनिट जूल हो जाता है, और T से सेकेंड हो गया यानी 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 10वां नंबर पूछा जा रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो मान होता है वो कितना होता है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मधुमक्खी का डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। यानी मधुमक्खी काटने पर जो है थोड़ा सा हम लोग को दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह किस अम्ल के कारण होता है, तो मेथेनोइक अम्ल के कारण होता है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों यह जो CnH2n जो है यह किसका सामान्य सूत्र है, तो आप लोग भली भांति जानते होंगे दोस्तों, एल्कीन का है, ठीक है। आपको याद नहीं है तो अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एल्कीन का है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एल्केन का क्या होता है दोस्तों, तो CnH2n+2 होता है, यह किसका होता है, अल्केन का होता है। और अल्काइन का कितना होता है, तो CnH2n-2 होता है। यह 3 में से एक प्रश्न आपको पक्का पूछा जाएगा आपका साइंस एग्जाम में, ठीक है। साइंस का जो परीक्षा होने वाला है कल, उसमें आपको आज उसमें 100% ये पूछा जाएगा आपको एक इस 3 में से, तो आप तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में पूछा है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो होता है किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 14 नंबर पूछा जा रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा जो होता है ना दोस्तों, यह इसका पोषण का जो क्रिया होता है कुटपात के सहायता से होता है। और कुटपात जो होता है वह अंतर्ग्रहण की प्रोसेस यानी के क्रिया द्वारा जो है, अंतर्ग्रहण की क्रिया के द्वारा जो है इसका पोषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर पूछा जा रहा है कि समीकरण 2H2+O2 जब रिएक्शन करता है तो 2H2O बनता है, यह एक है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपक्षेपण या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 छोटे छोटे अणु मिलकर एक बड़ा अणु का निर्माण कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम, लोहा, पारा, ओस्मियम। तो लिथियम जो होती है ना दोस्तों, यह सबसे हल्की धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक है, VI होता है। और V इक्वल टू आप लोग फार्मूला जानते हो कि IR होता है। तो यहाँ से अगर हम V इक्वल टू IR इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा निकल कर आ जाएगा I² R आ जाएगा, यानी पावर बराबर क्या हो जाता है, I² R होता है। तो ऑप्शन ए में मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों याद रखिएगा। ये भी फार्मूला महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखिएगा, सभी में महत्वपूर्ण है। कोई एक आपको कोई इससे जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा, तभी ना आप सही आंसर मार पाइएगा, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न मेरा 18 नंबर पूछा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल से क्या हो रहा है, नीला हो रहा है, लाल से नीला हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्षार होगा। दोस्तों मैं आपको पहले भी बताए हैं, जो अम्ल होता है वो लाल को नीला करता है। अम्ल जो होता है नीला को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है, समझ में आ रहा है।
लाल से नीला करने वाला क्या होगा, क्षार होगा, ठीक है। और नीला से लाल करने वाला क्या होगा, अम्ल होगा। दोनों आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। दोनों में से ये एक प्रश्न भी पक्का यहाँ से पक्का पूछा जाएगा आपको साइंस का परीक्षा में, ठीक है। साइंस का परीक्षा होने वाला उसमें एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि इनमें से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो दोस्तों चूने का जो पानी का दूधिया कर देता है वो कौन सा गैस होता है, तो वह CO2 होता है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चूने का पानी को दूधिया बना देता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए मेरा 20 नंबर पूछा जा रहा है कि बैटरी में किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा, तो आप लोग जानते होंगे कि दिष्ट धारा प्राप्त होता है। बैटरी से कैसा धारा प्राप्त होता है, तो दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 21 नंबर पूछा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 22 नंबर पूछा जा रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको 22 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो वह होता है दोस्तों C6H6 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 23 नंबर पूछा जाएगा किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोस्तों वायवीय श्वसन होता है ना, उसमें जो है श्वसन की क्रिया, वायवीय श्वसन का जो क्रिया होता है इसमें अधिक ऊर्जा का यानी कि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो में आपको 100 काफ़ी महत्वपूर्ण हम प्रश्न बताने वाले हैं दोस्तों, जिसमें कि बहुत सारा प्रश्न हूबहू आपको साइंस का परीक्षा जो होने वाला है उसमें हूबहू प्रश्न आपको आएगा इस वीडियो में से, ठीक है। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है। और जो भी प्रश्न मैं बता रहे हैं इसे आप अभी का भी याद कर लीजिए, ताकि जो भी प्रश्न आए उसे 100% आप सही करके आए परीक्षा में। अगला प्रश्न मेरा देखिए 24 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशोषी अंग है। तो दोस्तों अवशोषी अंग है दोस्तों वो अपेंडिक्स है। क्या है, अपेंडिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर पूछा जा रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। दोस्तों वैद्युत प्रतिरोधकता का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम मीटर होता है। दोस्तों आप लोग ऑप्शन डी नंबर याद रखिएगा। ओम मीटर जो होता है वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है। अगला प्रश्न मेरा 26 नंबर पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना दोस्तों, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, CO2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 27 नंबर पूछा जाए कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन। जब ऑक्सीजन के संख्या में वृद्धि होगा दोस्तों तो उसको उपचयन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन के संख्या में ह्रास होता है यानी कमी होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंधक की परमाणु संख्या है। दोस्तों गंधक की परमाणु संख्या जो होती है दोस्तों कितना होती है, तो दोस्तों 16 होती है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 होता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 29 नंबर पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, या वास्तविक या आभासी दोनों। तो दोस्तों आभासी बनता है। आप लोग जानते होंगे कि उत्तल दर्पण जो है गाड़ी के पीछे यानी कि जो भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर होता है दोस्तों, उसको गाड़ी को पीछे के वस्तु को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर पूछा जा रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में जो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जैसे हम लोग के खून में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसी कारण रक्त का रंग होता है जो लाल होता है। तो पूछा है किस जीव में जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों मक्खी में जो होता है ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 31 नंबर पूछा जाए कि सल्फर परमाणु के बाह्य
वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? तो 6 होती है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। सल्फर के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 6 होती है। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर पूछा जा रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच की त्रिअबंधन होते हुए कहलाते हैं। तो अल्काइन कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें 3 अबंधन होते हैं, 3 बॉन्ड होता है, उसको अल्काइन कहते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड रहता है दोस्तों तो उसको अल्केन कहते हैं, और डबल बॉन्ड रहता है यानी द्विअबंधन रहते हैं तो उसको अल्कीन कहते हैं। और जब 3 बॉन्ड रहेगा दोस्तों, 3 बॉन्ड, तो उसको जो हम कहेंगे क्या कहेंगे? अल्काइन कहेंगे, ठीक है। तीनों हम आपको बता दे रहे हैं। अल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड, अल्कीन के लिए डबल बॉन्ड, और 3 बॉन्ड वाला को अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर पूछा जा रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो यह जो होता है दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर पूछा जा रहा है 1 वोल्ट बराबर है। 1 वोल्ट जो बराबर होता है दोस्तों किसके बराबर होता है? तो वह 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न में पूछा जाए कि जंग रोधी स्टील क्या है? तो दोस्तों जंग रोधी स्टील जो होता है ना दोस्तों, यह एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 36 नंबर पूछा जाएगा कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जो है दोस्तों किस धातु का अयस्क है? तो यह अल्मुनियम धातु का अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न मेरा 37 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो खोज किए थे किसने किए थे? तो फेराडे ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 38 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है आधारित है तो दोस्तों धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आपको इसमें हम टॉप 100 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम साइंस का कराने वाले हैं, जो कि आपको साइंस के जो परीक्षा होने वाला है उसमें बहुत सारा प्रश्न हूबहू इस वीडियो में से आएगा दोस्तों। इसलिए सभी 100 प्रश्न जो हम कराने वाले हैं उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए अभी कभी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा सके परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर पूछा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो कौन है? फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे 40 नंबर पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, वह तत्वों का वर्गीकरण का जो आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 41 नंबर पूछा जा रहा है कि पुष्प का नर जनन अंग है। पुष्प का जो नर जनन अंग होता है दोस्तों वो क्या होता है? पुमंग होता है। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्त्री वाला पूछा जाएगा दोस्तों, पुष्प का नर जनन तो हो गया पुमंग, और जब मादा जनन पूछा जाएगा तो जयांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयांग। मादा, अगर मादा पूछा जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? जयांग हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 42 नंबर पूछा जाए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 1 आबंध बनते हैं दोस्तों, ठीक है। यह हाइड्रोजन H2 है, तो इसको अगर आप बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट करिएगा तो H1 यानी कि H सिंगल बॉन्ड H हो जाता है, ठीक है। तो 1 आबंध बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा 1 आबंध राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न मेरा 43 नंबर पूछा जाएगा आवर्धन का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि यह इस पे इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। 44 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र तो CaCO3 होता है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये पूछा जाएगा यह प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 45 नंबर पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो दोस्तों ओस्टेड ने किए थे। चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किसने खोज किए थे? तो ओस्टेड ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका क्या हो
हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी है ना दोस्तों, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 47 नंबर पूछा है कि पौधे में पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका विज्ञान कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 48 नंबर पूछा जा रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, तो दोस्तों पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखें। अगला प्रश्न मेरा 49 नंबर पूछा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो इथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 50 नंबर पूछा है कि निम्नांकित में से कौन उपधातु है? दोस्तों उपधातु आपको बताना है कि कौन है, कॉपर है, सोना है, एंटीमनी, आयरन है। तो एंटीमनी है ना दोस्तों, यह जो है उपधातु है, ठीक है ना, यानी मेटलॉइड्स है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कॉपर, सोना, आयरन ये सभी क्या है? धातु है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 51 नंबर पूछा जाए कि निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड किसका होता है? आप लोग जानते होंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और जो अधातु होता है उसका ऑक्साइड होता है अम्लीय होता है। तो धातु मेरा कौन है? देखिए सोडियम, तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा यह क्या होगा? क्षारीय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 52 नंबर पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। दोस्तों बेकिंग पाउडर जो मिश्रण है किसका किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यानी कि NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का है, ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके कल आपको जो ये साइंस का परीक्षा होने वाला उसमें 100% यह पूछा जाएगा इसको, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 53 नंबर पूछा जा रहा है कि एंड्रोजन है। तो दोस्तों एंड्रोजन जो है ना एक नर हार्मोन है, ठीक है, क्या है? नर हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 54 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? दोस्तों निम्नांकित यौगिकों में जो है कौन सा अम्ल है? तो देखिए आपको 54 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन सा अम्ल है? तो H2SO4 है ना दोस्तों, H2SO4 यह जो है क्या है? अम्ल है। आप लोग जानते होंगे कि H2SO4 क्या है? अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 55 नंबर पूछा जा रहा है कि खिलौनों में कौन सा सेल का उपयोग होता है? तो दोस्तों खिलौना जो छोटा छोटा बच्चों में हम बचपन में जो खिलौना जो खेलते थे दोस्तों उसमें कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 56 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की क्षमता होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दोस्तों ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 57 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है दोस्तों वो कैसा होता है? तो श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 58 नंबर पूछा जा रहा है कि बीजांड की ओर प्राग नलिका को वृद्धि के कारण होता है। दोस्तों बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो उसे जो बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं? केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमोट्रोपिज्म, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। आज के साइंस का परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 59 नंबर पूछे रहे कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है ना दोस्तों तत्वों का गुणधर्म जो है निर्भर करता है परमाणुओं की संख्या पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 60 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं? तो देखिए ब्रिक का जो यानी कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है ना दोस्तों क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए विभवांतर मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का करते हैं, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। और जो विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए जो किया जाता है उसको आमीटर यूज किया जाता है। धारा मापने के लिए पूछा जाएगा तो आमीटर हो जाएगा, और विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 62 नंबर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है। क्या होता है, एक दिशीय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 63 नंबर पूछा जाए कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। दोस्तों फ्लोएम ऊतकों के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है वो किस तरह का होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 64 नंबर पूछा, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस जो है कौन है, तो जो 18 वाला ग्रुप होता है ना, 218 वाला ग्रुप, उसमें जो है सारा अक्रिय गैस है। तो हीलियम है ना, हीलियम यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों, बी ऑप्शन वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 65 नंबर पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है दोस्तों किससे स्रावित होता है, तो वृषण से होता है। किससे होता है, वृषण से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 66 नंबर पूछा जरा कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 67 नंबर पूछा जाए कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 68 नंबर पूछा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलती है। दोस्तों जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन होता है तो कौन सा गैस निकलती है, तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 69 नंबर पूछा जा रहा है कि एस्टोमेटा के खुलने एवं और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं करता है। कौन कोशिकाएं करता है, द्वार कोशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है दोस्तों उसको अभिकारक बोलते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उस यानी जो भी बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेता है जो अभिकारक, और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अब दोनों याद रखिएगा। दोनों में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपका बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, साइंस का परीक्षा जो होने वाला है उसमें पक्का पूछा जाएगा ये। अगला प्रश्न मेरा 71 नंबर पूछा है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है। कार्बोक्सिल समूह वाला जो होता है दोस्तों कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि -COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ये -CHO जो है एल्डिहाइड का है, और CO जो है दोस्तों यह जो होता है कीटोन का होता है। ठीक है, आप दोनों ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और COOH जो हो गया यह किसका होता है, कार्बोक्सिलिक समूह का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मेरा 72 नंबर पूछा जा रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो दोस्तों रुधिर चाप जो नियंत्रित करता है कौन करता है, तो एड्रिनल करता है। कौन करता है, एड्रिनल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 73 नंबर, फटाफट दोस्तों आपको टॉप 100% प्रश्न हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि दोस्तों आज जो साइंस का परीक्षा होने वाला है उसमें बहुत सारा प्रश्न हूबहू आपको छपेगा इस 100 प्रश्न में से। इसलिए एकदम दोस्तों पूरी तरह से अच्छी तरह से 1 से 2 बार वीडियो देखिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए सारे प्रश्नों को। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और अभी तक हमारे चैनल GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 73 नंबर प्रश्न में पूछे रहे कि निम्नलिखित में से लवण कौन है, तो NaCl जो है दोस्तों यह एक लवण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा एक इकाई है,
किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो ऊर्जा की होती है। ठीक है, किसकी? ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 75 नंबर पूछा जाए कि ओजोन परत पाया जाता है दोस्तों। ओजोन परत जो पाया जाता है दोस्तों समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 76 नंबर पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं कि, तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र यहाँ देखिए पूछा जा रहा है, तो न्यूरॉन कहते हैं। किसको? न्यूरॉन कहते हैं। इसको बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 77 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल जो बना होता है दोस्तों किस धातु से बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए मादा जनन तंत्र का भाग जो है कौन नहीं है? तो गर्भाशय है, अंडाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिनी? तो दोस्तों शुक्रवाहिका जो है ना मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 नंबर पूछा है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। किस में किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा 80 नंबर पूछा जा रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो पपीता जो है ना एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 81 नंबर विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 82 नंबर पूछा है कि विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है दोस्तों धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 83 नंबर पूछा निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? दोस्तों निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो सब्जेक्ट अभी परीक्षा बचा हुआ है दोस्तों उसका लिए शानदार वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप अगर नहीं देखे हो सभी वीडियो तो जाकर देखिए दोस्तों। आपको पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जो भी वीडियो में हम प्रश्न करवाए हो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए गए जो कि 100% आने का चांसेज है। ठीक है, तो आप लोग जाके वो सभी वीडियो भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो दोस्तों SO2 के कारण जो होती है ना अम्ल वर्षा होती है। तो बी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 85 नंबर पूछा जाए कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 7 होते हैं दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 86 नंबर पूछा जाए कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इंसुलिन करता है, इंसुलिन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर पूछा कि द्विखंडन होता है अमीबा में होता है दोस्तों। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर पूछा जाए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों मीथेन जो है ना मीथेन ये सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 89 नंबर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। यह निगेटिव होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 90 नंबर पूछा जाए कि निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का जो एक उदाहरण जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाला है। क्या है? सी वाला। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर पूछा कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी C2H4 जो है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 92 नंबर पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम बसा पर क्रिया करता है? तो दोस्तों कौन सा एंजाइम जो है बसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो है ना दोस्तों यह बसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न मेरा 93 नंबर पूछा कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का जो IUPAC नेम होता है दोस्तों क्या होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरा देखिए 94 नंबर पूछा कि तूतिया नीला थोथा का अनुसूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके साइंस के परीक्षा जो आज होने वाला है इसमें 100% यह प्रश्न आएगा दोस्तों। नीला थोथा का जो अनुसूत्र होता है वह क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको टॉप 100 प्रश्न हम आपको करवाए हैं दोस्तों। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए पूरी ध्यानपूर्वक। यह 100% प्रश्न जो है ना दोस्तों, 100 प्रश्न जो चुन कर लाए हैं एकदम एक एक प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है। इसमें बहुत सारा प्रश्न जो साइंस का परीक्षा होने वाला उसमें हूबहू पूछे जाएगा, इसलिए सभी जो 100% प्रश्न करवाएं उसे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक भी प्रश्न इसे मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी होता है जो दोस्तों, ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 96 नंबर पूछा जा रहा है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर को जो है दोस्तों विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसको याद रखिएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। देखिए एमीटर से हम आपको बताएं दोस्तों कि विद्युत धारा को मेजर किया जाता है जो कि विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है। और वोल्ट मीटर से जो होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मेजर करते हैं और वह जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है विद्युत परिपथ से। दोनों आप याद रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाएगा। अगला प्रश्न मेरा 97 नंबर पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होता है ना उसमें लोहा और कार्बन के अलावा और कौन सा तत्व रहता है उसमें, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद रखिएगा, निकेल और क्रोमियम रहता है। क्या रहता है, निकेल और क्रोमियम रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 98 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों द माइक्रोग्राफिया जो है किनके द्वारा लिखी गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए मेरा 99 नंबर पूछा है कि निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो है दोस्तों कौन सा हार्मोन होता है, तो वह वृद्धि हार्मोन है दोस्तों। कौन सा है, वृद्धि हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा इस प्रश्न को, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा 100वां नंबर पूछा है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, मधुमेह। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग को जवाब देना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उसका हम जवाब आपका सही दिए हैं या गलत हम रिप्लाई करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको टॉप 100 प्रश्न हम आपको काफ़ी चुन कर प्रश्न जो टॉप 100 में करवाए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आप पूरा का पूरा प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए, एक भी प्रश्न को मत छोड़िए दोस्तों, क्योंकि आज का जो आप साइंस का परीक्षा होने वाला है इसमें बहुत सा प्रश्न जो होगा हूबहू इससे आएगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करिए अपने परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर वहाँ से भी हमारे दूसरे जो सब्जेक्ट का परीक्षा भी नहीं हुआ उसका भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।